हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 66th क्लास है जी अपनी। ये यूजीसी नेट पेपर 1 के पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। 27 अगस्त 2024 को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, क्योंकि लास्ट हमने किया था 23 अगस्त का पेपर 2024 का शिफ्ट 2 का। ओके, यानी कि 21, 22 और 23 को जो जो पेपर हुए, 6 पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब 24, 25, 26 को आई थिंक पेपर नहीं था बिल्कुल भी, मेरे को मिला भी नहीं। सो उस दिन कोई शेड्यूल था नहीं, तो 27 अगस्त के पेपर की बारी आ जाती है। शिफ्ट 1 में जो भी पेपर हुआ होगा हिंदी को इंक्लूड करते हुए, वहां पे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं। ओके, अच्छे क्वेश्चंस हैं अगेन, बट आपको पीवाईक्यूज से हेल्प मिल जाएगी जो ऑलरेडी हमने 65 क्लासेस कर रखी हैं। अगर आपने कर की हैं तो डेफिनेटली, या उसमें से मैक्सिमम क्लासेस भी अगर आपने की हैं, तो भी आपको जो है ये क्वेश्चन पेपर आराम से 40 तक क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। आप चाहे खुद एनालाइज करके भी देख सकते हैं कि अच्छा डीआई सोल्व हो रहा है, कॉम्प्रिहेंशन सोल्व हो रहा है, उसके साथ साथ बेसिक जो चीजें हैं वो भी कॉमन सेंस से आपकी बहुत बार सोल्व हो जाती है, और बहुत बार पीवाईक्यूज में जो इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी होती है उससे सोल्व हो जाती है। ठीक है, अगेन वही रिपीट करूंगी, अगर कोई नया बच्चा देख रहा है तो वीआईपी क्लासेस फॉर पेपर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट वो 17 क्लासेस कर लीजिए, 17-18 जो मैंने लास्ट टाइम पे करवाई थी अभी अगस्त में। ओके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2-3 महीने ही गए हैं, तो ना कोई सिलेबस चेंज है ना कुछ और चीजें हैं, तो जनवरी के एग्जाम के लिए वो इक्वली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है वो, तो वो कर लेंगे, प्लस पीवाईक्यूज कर लेंगे, मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, और फ्री में इतना सारा कुछ मिल रहा है तो सब्सक्राइब करना और बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना तो बनता है। ओके, 50 क्वेश्चंस हैं, एक पेन पेपर लेके बैठिए, सोल्व कीजिए उन क्वेश्चंस को। अगर आपको लग रहा है फास्ट जा रही है वीडियो तो स्टॉप करके सोल्व कीजिए, और फिर देखिए कि क्या समझा रखा है या क्या आंसर उसका निकल के आया है। ऑनेस्टली एनालाइज करना है कि 50 में से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सही मिलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन डीआई का आपके सामने। बहुत सारे बच्चों को डीआई से डर लगता है, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे ये 66 क्लास है अपनी, तो 66 क्लासेस में, सारी की सारी क्लासेस में पहला क्वेश्चन डीआई का ही है, तो एटलीस्ट सारी क्लासेस को ओपन कर करके डीआई तो सोल्व करके देख लो अगर डीआई से डर लग रहा है। सो वो डीआई से डर नहीं लगेगा अगर आपने मैक्सिमम क्लासेस जो हैं वो यहां से सोल्व करके देख ली तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम रहता है, परसेंटेज, रेशियो, ये चीजें समझ आ गई तो बाद में तो फिर जोड़ घटा गुना भाग यही चीजें बचती हैं अपनी, दैट्स इट। एक परसेंटेज, तो ये बेसिक सी चीजें आपको पता हो, आपको स्टेटमेंट समझनी आती हो। एक टेबल है जो शो कर रही है रेवेन्यू पब्लिशिंग हाउस का फ्रॉम सेल ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन, कि ये जर्नल से 2020 में रेवेन्यू कितना मिला बेचने से, देन आपकी मैगजीन बेचने से कितना मिला, और बुक्स बेचने से कितना मिला। हाउ मेनी एग्जैक्टली ऑफ फॉलोइंग ईयर्स देयर वाज एन इंक्रीज इन रेवेन्यू इन एटलीस्ट 2 ways एज कंपेयर टू प्रीवियस। सो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगले साल में, यानी कि मान लो 2020 के कंपैरिजन में मैं 2021 में देख रही हूं, इंक्रीज किस में देखने को मिला है, एटलीस्ट 2 तरीकों में, यानी कि जर्नल, मैगजीन और बुक्स हैं, तो इनमें से 2 में तो इंक्रीमेंट हुआ है, जैसे 45 से 47 हो गया, 35 से 40 हो गया, 70 से 80, यानी 2021 में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 2022 में क्या रहेगा, 47 से 40 हो गया, ओ ये तो डिक्रीज हो गया। 40 से 42 ये इंक्रीज हो गया। 80 से 87 ये भी इंक्रीज हुआ, यानी 2 तरीकों में तो इंक्रीज हो गया ना। हमसे वही पूछा, एटलीस्ट 2 ways एज कंपेयर टू प्रीवियस, सो प्रीवियस के कंपैरिजन में 2 तरीकों में हो गया, तो 2022 में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 2023 में 40 से 40 सेम है, 42 से 54 इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये डिक्रीज हो गया जी। ठीक है, तो 2 में नहीं हुआ ना, 1 में ही इंक्रीज हुआ, यहां डिक्रीज हो गया, यहां सेम है, तो सिर्फ 2 जो हैं, 2 ही साल ऐसे हैं जहां पे आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है एटलीस्ट 2 ways में एज कंपेयर टू द प्रीवियस। तो आंसर 2 आ गया जी। इजी था ये, तो बिल्कुल एनालिसिस ही था। इफ इन द ईयर 2024, यानी यहां 2024 और डाल लू मैं, रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम द ईयर 2023 इज सेम एज फ्रॉम द ईयर 2022,
तो यानी 2022 से जो 2023 में ग्रोथ हुई है हर एक उसमें वे तरीके में, जर्नल, मैगजीन और बुक में, सो वही ग्रोथ अगर 2023 से 24 में हो, सो अप्रोक्सीमेटली कितना रेवेन्यू होगा 2024 का। इसके दो तरीके हैं। अगर आप एग्जैक्ट तरीका देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहां पे देखो 40 से 40 है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, तो यहां पे भी 40 ही रहेगा। अब 42 से 54 में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो 42 से 52 में यानी 54 में 54 माइनस 42 तो 12 इंक्रीज हुआ है। अब ये 12 तो हम आगे फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकते, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 12 जो है वो 42 का कितना परसेंट है। सो 12 को अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो ये आपका आ जाएगा जी 28.57%। ठीक है, यानी कि 54 का इतना ही परसेंट ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। सो 54 का 28.57% जब आप कैलकुलेट करेंगे इट विल बी अराउंड 15.42। ओके, यानी 54 में 15.42 आप ऐड कर दीजिए, ये बोल सकते हैं, तब जाके क्या होगा आपके पास, ये 15.42 आया ना परसेंटेज हमारा, तो ये अराउंड एंड अराउंड 69.42 हो जाएगा। 69.42। सेम यहां पे ये डिक्रीज देखने को मिला है, तो उतना ही डिक्रीज फर्दर यहां देखने को मिलेगा। तो 87 में से 79 गए तो अपने पास बच गए जी 8। ठीक है, अब 8 जो है वो 87 का कितना परसेंटेज है वो हम देखेंगे, तो ये मेरे पास आ गया 9.19%। ओके, जब मैं इसका अराउंड एंड अराउंड 79 का 9.2% कैलकुलेट कर दूंगी तो 7.268 आ रहा है, यानी 79 से 7.268 कम, थोड़ा और डिक्रीज हो गया। तो यहां पे अराउंड एंड अराउंड आपकी वैल्यू आ गई 71.73 करके, या 13 चलो अराउंड 13। ठीक है, 71.13। अब ये 71 प्लस 69 प्लस 40 जब आप इसको ऐड करोगे तो ये अराउंड 181 आएगा, जो कि आपके आंसर में एग्जैक्ट नहीं है। ओके, सो अराउंड एंड अराउंड ये 177 के बराबर आ रहा है। बट एक और तरीका है जो इससे थोड़ा ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो ये देखो, यहां पे मैं मान के चल रही हूं कि यहां पे एक्स, वाई और जेड का इंक्रीमेंट है, एक्स, वाई और जेड, यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है वो बराबर रहेगा। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, यहां वाला जो एक्स, वाई और जेड रहेगा 2024 के लिए वो सेम रहेगा, राइट। तो मान लो ये 2024 वाला है, यहां पे 2023 में जो ग्रोथ हुई है कितनी हुई है, पहले में तो 0 है, यानी ग्रोथ तो 4 से कोई चेंज नहीं है, यहां पे 12 का चेंज है, यहां पे 8 का माइनस है, यानी माइनस का 8। तो ये क्या आ गया, यानी x प्लस वाई प्लस जेड जो भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट टोटल होगा वो अपना क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। यानी कि 40 प्लस 54 प्लस 79 एंड प्लस 4, ये जब आप प्लस करोगे तो आंसर 177 आएगा जी, यानी कि ये वाला एग्जैक्ट। ओके, सो ये एक शॉर्टकट तरीका हो सकता है कि कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब टोटल कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो हम बराबर रख सकते हैं, क्योंकि बराबर ही इन्होंने बोला है। सो इस तरीके से फिर भी आपका एग्जैक्ट के अराउंड आंसर आ रहा है। अदरवाइज बहुत ज्यादा एग्जैक्ट और टेक्निकल तरीके से इसका आंसर आपका 181 और 180 आएगा अराउंड। बहुत एग्जैक्ट जाएंगे तो 181 पॉइंट समथिंग, अदरवाइज 180 लगा लो मोटा मोटा। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो और इस तरीके से आप अगले क्वेश्चन सोल्व कर पाए। ठीक है, in 2023 approximately what percent of revenue came from books? 2023 ये है बुक्स से रेवेन्यू, कितना परसेंटेज, यानी टोटल का 79 कितना परसेंटेज है। तो मैं ये कर सकती हूं 40 प्लस 54 प्लस, यही है ना, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है, प्लस 79। ठीक है, प्लस किया तो कितना आया, 9 और 4 13, 5 और 4 9 और 1 10 और 7 17, 173 लाख जो है वो हमने उस कितनी सेल की है 2023 में। अब 79 जो है 173 का कितना परसेंटेज है, यानी 79 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 173 इज इक्वल टू 45.6%, यानी 46% हमारा उत्तर हो जाएगा। इजी था ये तो बिल्कुल, बाकियों के कंपैरिजन में तो जो पिछली बार क्वेश्चंस किए हैं पीवाईक्यूज के। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू इन 2023 एज कंपेयर टू 2020?
ये है 2023, ये है 2020। टोटल रेवेन्यू में कितना इंक्रीज देखने को मिला है परसेंटेज का, ठीक है, कितना एज कंपेयर टू 2020। तो 2020 में कितना है 45 प्लस 35 प्लस 70, 5 और 5 10, 7 और 3 10 और 5 15, 150 लाख का। 2023 में कितना है, अभी अभी किया था 173 लाख का। कितना इंक्रीमेंट हो गया 173 माइनस 150, 3 7 में से 5 गए 2, 23 इंक्रीज हुआ है। कितने से इंक्रीज हुआ 150 से, यानी 150 से 23 ज्यादा है, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ है इनटू 100। ठीक है जी, एक जीरो से एक जीरो कट, 200 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 23 दूनी 46, 46 बाय 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 पॉइंट समथिंग। तो आंसर हमारा 15% आ गया। ठीक है जी, राइट। Which of the following years shows the highest change in revenue from sales of journal as compared to the previous year? So highest से change जो है revenue में, change पूछा है इन्होंने, ये नहीं बोला कि highest जो है वो कितना decrease हुआ है या increase हुआ है। ठीक है, तो change अगर आप देखेंगे तो कैसे निकालेंगे हम change, यहाँ पे भी इन्होंने journals में बोला है, journals में। सो यहां से देखो 2 इंक्रीज हुआ है 47 माइनस 45, तो 2 बाई 45 इंटू 100, ये 2020 से 2021 का चेंज आ गया। ठीक है, देन यानी 21 में जो चेंज हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो ये 2021 का आ गया टेक्निकली। ओके, 2022 का हम देखेंगे तो 7 डिवाइड बाई 47, क्योंकि डिक्रीज हुआ है ना, तो कितना डिक्रीमेंट हुआ है या कितना चेंज हुआ है वो यहां से पता चल जाएगा। ये 2022 का आ गया, 2022 लिख देती हूँ, ये 2021 का। देन 2023 में तो चेंज ही नहीं हुआ है, तो यहां पे देख लीजिए किस में ज्यादा चेंज है। तो यहां पे आपको ये ऑब्वियसली ये नजर आ रहा है, ये 14, ये ज्यादा बड़ा चेंज है 47 से 40, भले ही डिक्रीज हुआ है बट चेंज तो हुआ है। सो 14.89% आपको नजर आएगा, ईयर आपका 2022 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2022 में पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा चेंज देखने को मिला, चेंज इन रेवेन्यू। सो हाईएस्ट चेंज, हाईएस्ट चेंज का मतलब ये नहीं कि कितनी ग्रोथ हुई है कि अरे इसमें तो डिक्रीमेंट हुआ है तो हम आंसर 2021 लिख दें, नहीं। ठीक है, यहां पे सिर्फ 2 का चेंज हुआ है जो कि अराउंड एंड अराउंड 4.4% का चेंज है, और यहां पे 14.5 यानी अराउंड 15% का चेंज आपको देखने को मिल रहा है। चलिए जी, तो डीआई आपका सोल्व हो जाता है। आगे के क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये बेसिक सी टर्म्स है, रैम, रोम, क्लाउड स्टोरेज, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश मेमोरी, ये करवा रखी हैं आपकी वीआईपी क्लास में, आईसीटी की में। ओके, सो मेक श्योर यू चेक दैट। अराउंड 250 से ऊपर क्वेश्चंस हर एक यूनिट के प्रैक्टिस करवाए थे, तो आने चाहिए वो। वीआईपी क्लासेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें भी घूम फिर के पीवाईक्यूज है, बस आपको पहले टॉपिक समझा के पीवाईक्यूज करवाए गए हैं। A storage medium that stores data on internet, cloud storage. Second, ठीक है, इंटरनेट स्टोरेज वेयर करंट इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड, करंट इंस्ट्रक्शंस कहां स्टोर होंगी? ओके, अ सॉलिड स्टेट स्टोरेज दैट इज यूज्ड इन डिजिटल कैमराज, और एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम जो कि स्टोर करता है हाई डेफिनेशन मूवीज। तो मूवीज हम डिस्क में करेंगे। ठीक है, ये तो ऑटोमेटिकली थर्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक का पता चलते ही दो तो चीजें सोल्व हो गई, क्लाउड स्टोरेज हो रही है। अब ये बोल रहे हैं कि इंटरनल स्टोरेज, तो इंटरनल स्टोरेज क्या रहेगी? इंटरनल स्टोरेज तो रैम होनी चाहिए ना, आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल स्टोरेज रैम हो गई। जो डिजिटल कैमराज में यूज किया जाता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज, दैट विल बी फ्लैश मेमोरीज। ठीक है, तो आप कैमरा से फ्लैश याद रख लो, खींचते टाइम फ्लैश लगता है ना, वो वाला फ्लैश। तो सी का फोर्थ, मतलब सी का फोर्थ इन द सेंस टोटल आंसर हमारा थर्ड आ जाएगा। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। कॉन्सेप्ट है ऑडियंस इंपेरियलिज्म, कैथेरसिस, सिलोइंग एंड अर्ली विंडो। तो आपको ये देख के डरना नहीं है, एक बार पढ़ के तो देखिए, क्या पता किसी से कुछ मैच हो जाए। ठीक है, टू मच प्रेफरेंस टू ऑडियंस एक्टिविटी, ऑडियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, प्रेफरेंस मिल रही है, यानी ये यहां पे साउंड ज्यादा बेटर कर रहा है, ऑडियंस इंपेरियलिज्म। Then early media exposure of the world to the children, select news sources based on ideology, and then आप mediate कर लेते हो, अर्ली मीडिया एक्सपोजर की बात हो रही है तो अर्ली विंडो आ जाएगा। सो फोर्थ वैसे तो यहीं से ही सोल्व हो गया आपका, एंड थर्ड
ठीक है, आंसर आपका फोर्थ आ गया। अब जो कैथेरेसिस है वो क्या होता है, उसमें आप मीडिएटेड एग्रेशन टू रिड्यूस पीपल्स अग्रेसिव बिहेवियर, तो आप इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हो थ्रू प्ले या कोई आर्टिस्टिक एक्टिविटी, जैसे मान लो गुस्से से निजात पाने के लिए आप कुछ कर रहे हो या सफरिंग को कम करने के लिए कर रहे हो, तो आप इसमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, यानी आप अपने एग्रेशन को मीडिएट कर रहे हो। ठीक है, सिलोइंग क्या हो जाएगा, सिलोइंग मतलब आप न्यूज सोर्स सिलेक्ट कर रहे हो अपनी आइडियोलॉजी के बेस पे। ठीक है, कि आपकी आइडियोलॉजी है कि आपको जो है रविश कुमार को देखना है या एनडीटीवी दूसरा मतलब बाकी लोगों को देखना है, आज तक देखना है, दैट इज योर आइडियोलॉजी। तो आपने न्यूज सोर्स सिलेक्ट किया है, उस प्रोसेस को हम सिलोइंग बोलेंगे। ओके, तो अब सिलोइंग का मतलब अब पता होना चाहिए आपको। तो आंसर क्या हो गया था अपना फोर्थ। With reference to computers, which of the following statements are correct? CPU follows fetch, information को fetch करेगा, लेगा, decode करेगा, execute करेगा और store कर देगा, और यही साइकिल बार बार चलती रहेगी। ठीक है, ओके। इंटेल और AMD जो है वो 2 मैन्युफैक्चरर हैं CPU के। इंटेल तो सुना है, AMD नहीं सुना, तो चलो एक मिनट के लिए होल्ड करते हैं बी पार्ट को। क्लॉक स्पीड ऑफ अ CPU इज यूजुअली मेजर्ड इन मेगाबाइट। अगर नहीं पता तो ये मेगाबाइट नहीं मेगा हर्ट्ज आएगा, HERTZ, तो ये गलत हो जाएगा। फैंस आर रिक्वायर्ड टू कूल डाउन मोस्ट सीपीयू सो दैट दे डोंट ओवरहीट। हाँ, ये ठीक है, ज्यादा सीपीयूज को कूल डाउन करने के लिए आपको फैन ऑन करने पड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी। देन है सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स, ओके, एंड मॉडर्न सीपीयूज कांट हैव मल्टीपल प्रोसेसिंग कोर्स। अगर मॉडर्न है तो ज्यादा मल्टीपल प्रोसेसिंग कोर्स होंगे ना, तो ये गलत हो गया जी, यानी कि बचा बी, तो आंसर ए डी तो होगा नहीं, शायद ए डी नहीं है, ए बी डी है, तो आंसर अपना फोर्थ आ जाएगा। और ये चीज सही है, इंटेल और AMD 2 मैन्युफैक्चरर हैं सीपीयू के। सीपीयू क्लॉक स्पीड यूजुअली गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है, ना कि मेगाबाइट या गीगाबाइट में। ओके, तो ये चीजें पता हो आपको, अब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अब सीपीयू के बारे में, बिकॉज सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं ना, तो सीपीयू के बारे में बार बार पूछा जा सकता है। एटोमिज्म वॉज प्रोपाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ क्लासिकल इंडियन फिलोसफी, यानी कि सारा संसार जो है वो एटम से या छोटे छोटे पार्ट से बना है, ये सेकंड आंसर रहेगा। वैशिष्ट का जो है, इन्होंने इंडियन एटॉमिक थियरी जो है वो प्रपोज की थी बाय महर्षि कनदा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ वैशिष्ट फिलोसफी ऑफ वैशिष्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी। टाइफाइड एक वाटरबोर्न डिजीज है, पीडीई की क्लास में करवा रखा है, बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इज कोज्ड बाय वाटर कंटामिनेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन से कंटामिनेशन से टाइफाइड होगा, वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आंसर बैक्टीरिया हो जाएगा। ये है टाइफाइड, यहाँ पे देखो तो टाइफाइड कहाँ है, अरे एक सेकेंड, यहां से देखिए रहा टाइफाइड। ठीक है, वाटरबोर्न डिजीज, यहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरस, यूरिन ये उनसे अगर आप कंटामिनेशन हो जाता है तो सो यूजुअली जो है वो हम यहाँ पे बैक्टीरिया के साथ जा सकते हैं। वाटरबोर्न डिजीज, ये वाटर वॉश्ड डिजीज हैं, देन ये आपका वाटर बेस्ड डिजीज और वाटर रिलेटेड डिजीज। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको पता होनी चाहिए, बार बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो अपना टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से हो जाएगा, water contamination majorly. The correct order of following information regarding a research paper in APA style, तो APA और MLA ये दो स्टाइल तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एटलीस्ट इन दो के बारे में आपको पता हो, इनकी फुल फॉर्म भी पता हो, तो इनकी फुल फॉर्म जो है वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्या फुल फॉर्म रहेगी। ओके, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, ऑथर का लास्ट नेम, पेज नंबर, नेम ऑफ द जर्नल, तो सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम आता है जब हम एपीए की बात करते हैं, तो ऑथर का लास्ट नेम, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो टाइटल आएगा आर्टिकल का यानी ए, उसके बाद आपकी जर्नल आएगी और लास्ट में आपके पेज नंबर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। एपीए और एमएलए स्टाइल में फर्क आपको पता होना चाहिए, ये एमएलए स्टाइल है तो देखो ईयर जो है ना वो यहां पे पहले आता है, ठीक है, सो आर्टिकल से पहले ईयर आएगा, यहाँ ईयर थोड़ा लास्ट में आता है पेज नंबर से पहले। यहाँ पे जो ये जर्नल का नाम होता है ये इटैलिक्स में होता है, तो कुछ एक कॉमन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किसका क्या मतलब है, कैसे जो है लिखा जाएगा अगर एपीए और एमएलए स्टाइल में आप पेपर लिख रहे हैं तो। To regulate thinking and learning, select 3 of the following metacognitive skills to do this.
सो मेटा यानी सोचने और समझने या सीखने के लिए मेटाकोग्निटिव यानी ऑर्गेनाइज करना। अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो तो वो मेटाकोग्निशन नहीं है, कोई दूसरा इंसान प्रेजेंट कर रहा है या उसकी सीक्वेंस क्या है, बट ऑर्गेनाइज करना, मॉनिटर करना और इवेल्युएट करना। खुद के इवेल्युएशन की बात यूजुअली हम मेटाकोग्निशन में करते हैं ना। सो ACD जो है वो हमारा आंसर होगा, ऑर्गेनाइजेशन, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। ये हमारे 3 मेजर तरीके रहेंगे किससे रिलेटेड, मेटाकोग्निशन से रिलेटेड। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो 25% का मार्क्ड प्राइस के ऊपर, यानी मार्क जो लिखा हुआ प्राइस है MRP आपका मार्क्ड प्राइस, उसके ऊपर आपने 25% का डिस्काउंट दे दिया, यानी इतने पैसे आपने मार्क्ड प्राइस में से कम कर दिए, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आया जी 36 रुपए। देन एट व्हाट प्राइस शुड द आइटम बी सोल्ड, किस प्राइस पे आइटम को बेचें कि 20% डिस्काउंट जो है वो हम उसको दे रहे हैं। तो यानी पहले मार्क्ड प्राइस निकाल लेते हैं यहां से। सो मार्क्ड प्राइस यहां पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 100 मार्क्ड प्राइस माइनस 25 मार्क्ड प्राइस डिवाइड बाय 100 टोटल इज इक्वल टू 36, यानी 75 मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 3600। तो मार्क्ड प्राइस मेरा आ गया है जी 3600 डिवाइड बाय 75। सो 5 एकम 5 6 7 5 5 25, 5 7 35, 5 दूनी 10 0, 3 5 15, 3 दूनी 6 1, 3 चौके 12 0, 5 चौके 20 और 5 8 40, 48 रुपए। यानी मार्क कर रखा है वहां पे 48 रुपए, उस पे 25% डिस्काउंट करके वो 36 रुपए की चीज पड़ गई। अब मुझे अगर मैं इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दूं, ठीक है, 20% कितना हो गया, 5 नीम 45, 46 संताल 3, 5 6 की 30, यानी 9.6 रुपीज कम। 9.6 मैं इसमें से माइनस कर दूंगी तो कितना आ गया 9 3, यानी मैं 39 ही आएगा क्या, 3 18 है ना, 8 आएगा। 38.4 में उस चीज को बेचूं, ठीक है, तब जाके वो चीज जो है वो 20% के डिस्काउंट पे बिकेगी। यानी 36 की जगह 38 में बेचा 38.4 में, तो वो 20% रहेगा जी। समझ आया? यही है मार्क्ड प्राइस, उसमें से आपने माइनस किया 25%, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हो ना तो कम हो रहा है पैसा, ज्यादा थोड़ी हो रहा है, प्रॉफिट थोड़ी हो रहा है आपको, ठीक है। कहीं गलती से प्रॉफिट इसमें प्लस कर दो जो भी आपने डिस्काउंट दिया है, तो वो डिस्काउंट माइनस होगा यहां पे। तो आंसर आपका 38.4 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद हैवी यूज ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का ज्यादा यूज यानी आप एक्सेसिव यूज कर रहे हो, इंटरनेट एडिक्शन है। अगर ज्यादा इंटरनेट का एडिक्शन हो गया तो आप आइसोलेशन में चले जाओगे, डिप्रेशन हो सकता है। ज्यादा यूज करते हो तब आप डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हो, आसपास क्या चीजें हो रही हैं आपका कंसंट्रेशन होता ही नहीं है। एटोमाइजेशन सेम वैसा सही रहेगा जैसे आप आइसोलेशन में चले जाते हो ना, कि आप जो है बिल्कुल अलग थलग हो गए हो बिल्कुल। सो वो भी किस वजह से, इंटरनेट की वजह से। मीडिया लिटरेसी ये हैवी यूज से नहीं होगा, नॉर्मल यूज आप कर रहे हो तो आप मीडिया लिटरेसी, ठीक है। सो ABCD फर्स्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। इंटरनेट एडिक्शन मतलब एक्सेसिव यूज, डिप्रेशन क्योंकि सोशल आइसोलेशन होगा किस वजह से, एक्सेसिव यूज की वजह से, डिस्ट्रैक्शन क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं होगा एक्सेसिव यूज से, और एटोमाइजेशन मतलब सोशल लेवल पे आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, आप एक्सेसिव ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हो, आप एक्सेसिव इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो और आप जो है आइसोलेशन में जा रहे हो, सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। NEP 2020 एम्फेसाइज कर रही है नीड टू स्टैंडर्डाइज द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी NEP में करवा रखा है, बार बार बताया था कि इंडियन साइन लैंग्वेज जो है वो पहली बार अब NEP में ही शामिल किया गया है, तो इसको ध्यान रखिए। Which one of the following is an example of positive feedback in context of climate change? ये भी PYQs जैसा ही है, वहां पे भी सेम चीज पूछी गई थी। So warmed earth radiates more infrared into space. प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेंगे एयर से, ओशंस जो है वो रिमूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड स्नो कवर और आइस शेल्फ मेल्ट अगर हो रही है तो वो रिड्यूस कर देगी सनलाइट रिफ्लेक्शन को। तो एक पॉजिटिव फीडबैक जो है, पॉजिटिव फीडबैक टेक्निकली सेकंड होना चाहिए बट इन्होंने आंसर फोर्थ दे रखा है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक है ना, तो पॉजिटिवली तो ये अच्छी चीज हुई ना। अगर ये यहाँ पे हीटअप हो रही है, यहाँ पे होगा ही नहीं ये कि ओशंस जो है वो ले रहे हैं या स्नो कवर जो है वो, तो ये तो नेगेटिव हुआ ना कि उसकी वजह से अब वो और जो है वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इस वजह से वो और मेल्ट होएगी।
बट फोर्थ आंसर है जी इसका। ठीक है, what is the concentration of contribution of Douglas एंगलबर्ट। एंगलबर्ट मैंने नाम भी बोला था आपको कि इसको याद रखो कि यहाँ पे फर्स्ट माउस डेवलप किया है इन्होंने। वो एक सीक्वेंस में 4 स्टेटमेंट आई थी ना पीवाई क्यू, अभी जो रिसेंट करवाए हैं उन्हीं में से आई थी कि ये 4 जो है स्टेटमेंट है माउस से रिलेटेड थी, माउस की स्टोरी कि कैसे जो है वो माउस जो है वो बनता है। सो वो ये एंगलबर्ट ने वो स्टोरी शेयर की थी और वो 4 चीजों को सीक्वेंस में लगाना था। ठीक है, तब मैंने आपको बोला था कि एटलीस्ट माउस किसने डेवलप किया पहला, वो नाम याद रख लेना, तो एंगलबर्ट का नाम याद रखो। अब UNFCCC was outcome of which of the following meeting? इजी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस तो अपनी 1972 में हुई थी, ये 1992 में, ये 797, ये 87 के अराउंड तो अपना रियो सबमिट आएगा जी, अर्थ सबमिट, उसमें ही जो है वो UNFCCC एक आउटकम की तरह देखा गया था। वो अपना जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन था CBD, वो भी यहीं पे देखा गया था। मास कम्युनिकेशन एज अ डिसिप्लिन हैज ड्रोन आइडियाज फ्रॉम, तो मास कम्युनिकेशन ने किससे आइडियाज ड्रोन किए हैं? ये इंफॉर्मेशन भी आई हुई है, बस अलग तरीके से पूछी गई थी, जिसमें हमने एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, इन सारे ऑप्शंस को चूज किया था कि हाँ ये मास कम्युनिकेशन में जो है वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आंसर हमारा फिलोसफी हो जाएगा, ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस। थोड़ा अलग भी नजर आ रहा है ऑप्शन, तो वो भी आप सोच सकते हैं। मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो देखो A से B C छोड़ के D पे, D से E F छोड़ के G, H I छोड़ के J, K L छोड़ के M आ जाएगा। ठीक है, देन Y, चलो Y को छोड़ देते हैं एक बार के लिए क्योंकि ये उल्टा होगा पक्का अल्टरनेट में। फिर है B से E, C D छोड़ दिया, D E, F G छोड़ के H, I और J छोड़ के K, L और M छोड़ के N आ जाएगा, यानी M आएगा और N आएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट है ये, Y से उल्टा जा रहे हैं हम, एक्स वाई जेड, ओ क्या बोलते हैं, XYZ ना, WXYZ, यानी एक एक लेटर छोड़ रहे हैं हमने, W के बाद Y, देन यहां, ठीक है ना, उल्टा, यानी Y के बाद W के बाद C से फिर ये हम S पे पहुंच गए, तो वो उल्टा चल रहा है, एक बार सीधा एक बार उल्टा, C नहीं ना। ठीक है, ठीक है, तो यही जो है यहां से हमारा सोल्व हो गया शॉर्ट में। एक सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज में साउंड जो है SOUND, इसको लिखा गया है VLXKG, तो हम ट्रेन को कैसे लिखेंगे? अगेन वही ABCD वाली कोडिंग है, PQRSTUV। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो ABCD लिख लो साइड में। ठीक है, तो S के बाद S, T और U छोड़ दिया, यानी T के बाद PQRST, U और V छोड़ के W आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन कट आउट। देन है JKLMNO, इधर जाते हुए N और N छोड़ दिया, JKMLNO, एक एक लेटर छोड़ दिया, यानी कि इधर जाना है P को आ जाएगा, Q छोड़ के R आ जाएगा यहाँ। ठीक है, सो यहाँ पे नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना, ABCD लिख लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो, ABCD EFGHIJKLMNOPQ, अच्छा M और N छूटेगा ना, M और N दो छूटे हैं यहाँ भी, OPQRSTUVWXYZ। ABCD तो ठीक है ना मेरी, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, क्योंकि पता नहीं चलता, कई बार एक आधा वर्ड मिस हो गया तो आप लोग बोलेंगे मैडम को जो है ये भी नहीं आती है ABCD ओके, तो देखो S के बाद V, S था, T और U, V आ गया, ओके। L के बाद O, मतलब O के बाद L लगा लो, ये O है ना, तो दो पीछे चले गए, एक में दो आगे जा रहे हैं, एक में दो पीछे जा रहे हैं, या अल्टरनेट लगा लो। अब ये U के बाद X, U के बाद दो छोड़ के X, देन मतलब हमने ऊपर नीचे करते हुए क्या कर रखे हैं, दो दो लेटर्स बीच में छोड़ रखे हैं। तो मैं R से पहले क्या छोड़ूं, R से पहले मैं P और Q छोड़ूंगी तो यहाँ O आ जाएगा, A के बाद मैं B और C छोड़ दूंगी तो D आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे I से पहले आप GH छोड़ दो तो F आ जाएगा, और यहाँ पे N के बाद अगर आप देखोगे तो आपका ये है N, OP छोड़ दो Q आ जाएगा। आंसर आपका WODFQ यानी थर्ड आ जाएगा। ठीक है,
जहां भी कंफ्यूजन हो वहां पे लिख लेना ये कोडिंग में, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे मक्खन वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं, खीरा क्वेश्चन अपने हेल्दी, तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो और ये गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप गलत करके आओगे फिर गड़बड़ है जी, फिर तो 40 क्या आप 30 तक भी नहीं पहुंच पाओगे क्वेश्चन करने में। A language teacher wants to create visually appealing presentations, lessons with embedded videos, interactive slides to enhance online lesson. तो कौन से टूल का वो इस्तेमाल करें? तो कैनवा तो रहेगा ही, अगर कैनवा रहेगा तो ए और सी तो है ही, ई है या नहीं? अडोब इलस्ट्रेटर नहीं होगा। हाँ, बुक क्रिएटर वैसे तो ई बुक्स के मामले में ज्यादा यूज होता है ये, बट हाँ आप स्लाइड्स और इंटरेक्टिव उसके लिए भी यूज कर सकते हो, तो आंसर आपका ए और सी आ जाएगा। ठीक है, क्विजलेट वैसे नहीं आएगा, क्विज के बारे में बात हो रही है यहाँ, तो यहाँ स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर हो रही है, तो फर्स्ट और थर्ड वैसे बी की वजह से भी आपका आउट हो जाएगा। ठीक है, मैशेलकर कमेटी जो है उसने रेकमेंड किया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस को किस में बदल दो। ये क्वेश्चन बिना मैशेलकर कमेटी नाम लिए बोला गया है कभी तो, कि किसी ने रेकमेंड किया, क्या रेकमेंड किया कि उनको एनआईटी में चेंज कर दो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में मैंने करवाया हुआ है। Which of the following types of validity is mainly concerned with the issue of causality? Same repeated question है PYQ से, internal validity आंसर आ जाएगा, बस वहां पे ऑप्शंस थोड़े अलग दे रखे थे एक्सटर्नल इंटरनल के अलावा, यहाँ ये दो ऑप्शन बदल दिए और आंसर आपका सेम रहेगा। Which one of the following rotors is commonly used for electricity generation? Wind turbine specifically करवाया था, wind energy करवाते टाइम VIP क्लास में, PDE की क्लास में, तो वहां पे पहले कॉन्सेप्ट कराया था फिर फैक्ट कराए थे, तो ये क्वेश्चन जो है ये डिट्टो आ चुका है, बस यहाँ पे नाम चेंज कर दिए, आंसर प्रोपेलर रोटेटर रहेगा, बिल्कुल PYQ है ये। ठीक है, सो PYQ से सारी चीजें सोल्व होती हैं। Identify the correct chronological order of the following higher institutions of higher learning. देखो इस तरीके का क्वेश्चन अगर नया आता है ना तो उस पर माथापच्ची बहुत ज्यादा करने का फायदा नहीं है, अगर आपने जो है पहले से इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ रखी है तो। ठीक है, तो वो एक आधा क्वेश्चन इस तरीके का जो होगा वो आप फिर छोड़ना तो नहीं है ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के कर सकते हो। फिलहाल के लिए आंसर थर्ड रहेगा, यानी पहले डी, देन फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकटा, देन आपका जो है वो संस्कृत कॉलेज ओपन होता है कैलकटा का, देन आपका रुड़की का कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग, एंड देन राजकोट कॉलेज। ये राजकुमार कॉलेज भी लिखा हुआ आ रहा है जब आप सर्च करेंगे ना, क्योंकि राजकोट कॉलेज राजकोट नहीं मिल रहा, राजकुमार कॉलेज राजकोट मिल रहा है, तो एक बार आप भी चेक कीजिएगा इसको। Which of the following are arranged in order of decreasing denotation? Connotation की अलग से VIP क्लास करवाई हुई है, जहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। So decreasing connotation, सॉरी decreasing denotation मतलब इंटेंशन की बात हो रही है कि आप पहले बड़ी चीज लिखोगे फिर छोटी छोटी, यानी एनिमल बड़ा है उसके अंदर वर्टिब्रेट्स आएंगे या उसके अंदर बर्ड्स आएंगे या स्पैरोज आएंगी, तो वो चीजें हैं, तो एनिमल में वर्टिब्रेट, देन बर्ड्स, देन स्पैरोज। तो हम इंटेंशन यानी हम डीपर जाते गए हैं इसके अंदर, तो ये चीज मैंने आपको वीआईपी क्लास में करवा रखी है। कॉनोटेशन मतलब इंटेंशन, और उसको हम डिक्रीज डेनोटेशन भी बोलेंगे, और डेनोटेशन में लिटरल एक्सप्लिसिट साइन की बात करते हैं तो एक्सटेंशन, और इसको डिक्रीजिंग कॉनोटेशन भी बोल सकते हैं। Numerator and denominator degrees of freedom are used in the computation of which of the following test statistic? तो जब हम F टेस्ट यूज करते हैं तो हम बिटवीन द ग्रुप डिवाइड बाय विद इन द ग्रुप करते हैं ना, तो उससे पहले जब हम F रेशियो की लास्ट में टेबल बना रहे होते हैं, ठीक है, बिटवीन द ग्रुप विद इन द ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो वो अलग अलग एफ टेस्ट के केस में होती है। न्यूमरेटर में आप देखेंगे यानी G-1 हो जाएगी, जहां पे G नंबर ऑफ ग्रुप्स रहेगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम डेनोमिनेटर में N-G हो जाएगी, एंड यहाँ पे टोटल सैंपल साइज जो है वो सभी ग्रुप्स का रहेगा। ओके, सो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं यहाँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कूल मीडिया, हॉट मीडिया, ये तो एटलीस्ट आपको पता हो, ये तो बहुत बार आ चुका है।
हजार बार आ चुका है ये PYQs में, तो बार बार आ रहा है तो भी आपको नहीं पता तो गड़बड़ है। सो ये वो हमने लुहान वाली चीज की थी ना, आंसर ABD रहेगा। मार्शल मैक लुहान जो है उन्होंने ये डिफ्रेंशिएट किया था हॉट मीडिया कूल मीडिया। कई बार ये पूछ लेते हैं कि प्रिंट फोटोग्राफ रेडियो ये किस में आएगा, हॉट में कूल में, वो चीज पूछी जाती है। प्लस यहाँ पे तो फिर कूल मीडिया की हमसे कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली, यानी लो डेफिनेशन रहेगा, लेस सेंसरी डाटा, और जो है कॉन्सिक्वेंटली डिमांड मोर पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ज्यादा पार्टिसिपेशन आपको देखने को हाँ, लो डेफिनेशन, हाई पार्टिसिपेशन और स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यानी इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट अगर आप देखेंगे कि हाई डेफिनेशन, ये तो आप जो है कूल और हॉट मीडिया को इस तरीके से लिख के भी याद कर सकते हो। इनके एग्जाम्पल्स लिख लो यहाँ पे, ये चाहिए टेलीफोन, टेलीविजन, कार्टून, स्पीच, ये हॉट मीडिया में आ जाएंगे, कूल में आ जाएंगे, और हॉट में आपके फोटोग्राफ, रेडियो और ये सब आ जाएंगे। उसके बाद जो है आप ये इंफॉर्मेशन लिखो कि कूल मीडिया है तो डिमांड हाई पार्टिसिपेशन, लो डेफिनेशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ आ जाएगा हाई अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हॉट मीडिया में, देन आपका हाई डेफिनेशन, H से हाई, हाई दोनों चीजें हाई हो रही हैं, और लो पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो तो ज्यादा पार्टिसिपेशन की जरूरत है एज कंपेरिजन टू आप फोटोग्राफ देख रहे हो या रेडियो सुन रहे हो। ओके, वहां पे आपका लो पार्टिसिपेशन रहेगा, कूल मीडिया में ज्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा। तो हॉट मीडिया जो है रेडियो वगैरह, वहां से आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस वर्ड्स A to E। ओके, IPV एड्रेस, IPV नहीं, हाँ ठीक है, वर्जन IP वर्जन 4 एड्रेस की बात हो रही है। एड्रेसेस आर कितने लॉन्ग होते हैं IP4। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, लास्ट या उससे लास्ट क्लास में हमने किया था कि IP6 वर्जन जो है IPv6, वो एड्रेस 4 गुना बड़ा होता है IPv4 से। ओके, और 32 चौके 128, यानी कि 32 बिट का ये रहेगा और ये वाला एड्रेस 128 बिट का रहेगा। सो ऐसे इंफॉर्मेशन यूज होती है कि आपको पता है कि ये 4 गुना बड़ा होना चाहिए, तो वो 4 गुना बड़ा करके आपका ये इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ सॉर्ट आउट हो गया। मैक एड्रेस बच गया, वो आपका 48 बिट जो है वो लंबा होगा, यानी कि पहले आपका आ गया B, देन आपका आ गया A, देन आपका आ गया E। सो BAE, देन आपका D और C की जो मैक एड्रेस है वो हार्डवेयर में रहेगा, और IP एड्रेस जो है वो ओरिएंटेड होता है टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर। आंसर आ गया सेकंड। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन यूज की जाती है। आप बोलेंगे कि IPv4 और ये हम याद करके रखें, बट हमने PYQs में तो पढ़ा है ना कि IP वर्जन 6 जो है वो 4 गुना बड़ा होता है IP वर्जन 4 से। दैट्स इट। कंटेंट ऑफ स्वयं प्रभा चैनल 25, यूजुअली 10 तक पूछा जाता है, बट 25 पूछ रखा है तो याद रखना पड़ेगा ऑब्वियसली। थीम ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, तो ये प्रोवाइड करता है जी IIT कानपुर। Which of the following strategies is the dominant orientation of role of theory in relation to research? तो रोल ऑफ थियरी का डोमिनेशन नजर आएगा। रोल ऑफ थियरी का डोमिनेशन क्वांटिटेटिव में नजर आता है जी, क्योंकि यहां पे हम जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे होते हैं, हम बहुत सारे लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। सो ये जनरल टू स्पेसिफिक, क्वांटिटेटिव, रोल ऑफ थियरी। अरे, इन द पीरियड ऑफ सब्जेक्ट English in a class, Ram is able to recall the author of the book, The Diary of a Young Girl। तो इसके ऑथर का नाम उसको एकदम से याद रहता है। This type of memory, तो ये प्रोसीजरल है, कहीं प्रोसीजर मेंशन नहीं है, सिमेंटिक है, एपिसोडिक है या कंस्ट्रक्टिव है। तो ये एक फैक्ट है जो उसको याद है, फैक्चुअल और नॉलेज वाली इंफॉर्मेशन, तो ये सिमेंटिक रहेगा जी। ये ऑलरेडी मैंने मेमोरी के और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स हैं जो मैंने आपको करवा रखे थे। तो फैक्ट्स या जो जनरल नॉलेज है वो सिमेंटिक मेमोरी में आएगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसमें कॉन्शियसनेस की जरूरत पड़ेगी, और इम्प्लिसिट में हमें कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर से ही वो चीजें होती हैं कंडीशनिंग के थ्रू, या हमने वही एनहेंस्ड आइडेंटिफिकेशन या उन तरीकों से। और सेंसरी मेमोरी जो है वो सेंसरी इनपुट से मिलेगी, अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन यहाँ से लॉस्ट हो जाएगी, अटेंशन दोगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी, और उसको रिहर्स नहीं किया तो इंफॉर्मेशन लॉस्ट, अगर रिहर्स कर लिया, इनकोड कर लिया तो लॉन्ग टर्म में चली जाएगी। बट लॉन्ग टर्म वाली भी प्रैक्टिस मांगेगी, प्रैक्टिस की जरूरत यहाँ भी होगी, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन भी लॉस्ट हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Which of the following statements are logically equivalent? तो logically equivalent AEIOU, square of opposition, connotation, denotation, fallacies, ये बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं जो सारे के सारे VIP टॉपिक्स में करवा रखे हैं,
ठीक है, आएंगे ही आएंगे इनसे। सो ऑल नॉन ट्रीज आर नॉन एनिमल्स, नो एनिमल्स आर ट्रीज। तो जहां पे भी ये आपको ई वाली स्टेटमेंट दिखे, नो वाली, सबसे पहले तो उसको ही चेक कर लो उसका कन्वर्जन है या नहीं। यानी नो एनिमल्स आर ट्रीज तो नो ट्रीज आर एनिमल्स, तो ये आराम से बस यही आंसर आ जाएगा। तो सबसे इजी होता है आपका जब आप सोल्व करने की कोशिश करते हो कि नो वाली स्टेटमेंट ढूंढो कि क्या वो है, तो उसका सॉर्ट हो गया वहां पे अगर वो आंसर हुआ तो बी और डी जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है जी। ना तो कोई एनिमल ट्री है, ना कि कोई ट्री एनिमल है। ओके। मेडिकल रिसर्च में व्हाट इज द कंपैरिजन ग्रुप कॉल्ड दैट रिसीव्स व्हाट अपीयर्स टू बी अ ट्रीटमेंट बट इनफैक्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इट। यानी कि अब लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि आप एक पे ट्रीट कर रहे हो, दूसरे वाले को लग रहा है कि आप ट्रीट कर रहे हो बट आप एक्चुअल में उनको दवाई नहीं दे रहे हो। दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट। यानी वो जो ठीक हो रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि हमें दवाई मिल रही है इसलिए हम बेटर फील कर रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं। सो वो एक प्लेसिबो ग्रुप बोलेंगे हम उसको, क्योंकि यहाँ पे प्लेसिबो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। According to Department of Higher Education, Ministry of Education, which of the following are considered as institutions of higher learning? तो देखो institution of higher learning technically तो सारी यूनिवर्सिटीज, सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे, सबको ही बोलते हैं हम, ठीक है। बट यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के आगे मेंशन नहीं किया गया है कौन से शहर की या कहाँ की बात हो रही है। ये एक रीजन हो सकता है कि बी आपके ऑप्शन में नहीं आएगा, सिर्फ सी डी ई आंसर में दे रखा है। ओके। अदरवाइज चाहे आप कैसा भी, हाँ ये एक ऑटोनमस बोला गया है कि ये ऑटोनमस बॉडी है या ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो चीज बोल सकते हैं। बट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग तो है ना, ये वहां पे सीखा तो जा रहा है ना जो भी चीजें हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लगा कि क्यों, किस रीजन की वजह से। आपको क्या रीजन लगता है वो आप बताइएगा कि किस रीजन की वजह से ये सिर्फ सी डी ई को आंसर दे रहे हैं, ठीक है, बाकी नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे हैं। प्रपोजिशन दे रखी है जी, a vessel has mass therefore all parts of the vessel have mass। ओके, करेक्ट पूछा है, कौन सा है इनमें से? there are inflection defects in it, flow of ambiguity in it, fallacy of indiscriminate या नॉन लॉजिकल स्टेटमेंट। तो इसमें कोई लॉजिक तो नजर आ नहीं रहा है कि एक वेसल का मास है तो एक ही वेसल है ना, उसके पार्ट्स कहां से आ गए? तो ये बोल रहे हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द वेसल हैव मास। तो ये एक नॉन लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है या स्टेटमेंट है जी, आर्ग्यूमेंट भी नहीं बोलेंगे, स्टेटमेंट है। 5 पंप हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, एक टैंक को खाली करने के लिए रोज 12 दिन में खाली करेंगे। अब हमें एक एम्प्टी टैंक चाहिए, 9 दिन में 6 पंप यूज होने चाहिए, तो कितने घंटे काम करें वो? यानी वर्क एफिशिएंसी सेम रहेगी, तो 5 पंप 18 घंटे 12 दिन इज इक्वल टू 9 दिन 6 पंप और घंटे हमें निकालने हैं, टाइम निकालना है। तो सिंपल, इसको इधर ले आओ, 9 6 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। सो पर डे उनको 18 की बजाय 20 घंटे काम करना पड़ेगा, 6 पंप को 5 की बजाय, और 12 की बजाय 9 दिन में वो सेम काम कर देंगे, खाली कर देंगे टैंक को, ठीक है। आंसर बी हो गया। तो ये वर्क एफिशिएंसी का क्वेश्चन कि कितने टाइम, इतने में ये कर रहे हैं तो इतने में ये होगा। तो अगर सेम चीजें दे रखी है, इट्स लाइक पंप आवर्स और डेज दे रखे हैं और वही पंप आवर और डेज में से आवर्स, अगले आवर्स पूछ लिए, तो वो वर्क एफिशिएंसी सेम रहेगी वहां। इंटरप्रिटेशन ऑफ मीडिया टेक्स्ट विच इज इन वेरिएंस विद द ओरिजिनल क्रिएटर्स इंटेंशन इज डिस्क्राइब्ड एज। सो आप जब इंटरप्रेट कर रहे हो मीडिया टेक्स्ट को, तो आप क्या कर रहे हो, जो ओरिजिनल क्रिएटर की इंटेंशन है उससे चेंज चीज जो है वो देख रहे हो। यानी आप अपने हिसाब से डिकोड कर रहे हो कि आपके हिसाब से क्या रहेगा, आपने वो चीज उसको डिसरप्ट कर दिया है एक तरीके से कि दूसरे ने किस हिसाब से कोडिंग की है। सो ये एबरेंट कोडिंग होती है जी, याद रखिएगा। सो एबरेंट कोडिंग में कि आप कैसे मैसेज को इंटरप्रेट कर रहे हो डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट इज इंटेंडेड बाय द सेंडर। तो ये टर्म और ये चीज जो है वो अम्बर्टो इको ने प्रपोज की थी सबसे पहले, जो उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ 1965 में इन इटालियन, और 1972 में इंग्लिश में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ। ओके। सो एबरेंट डिकोडिंग मतलब कि अब्रप्ट डिकोडिंग से याद रख लो कि आप डिकोड जो कर रहे हो ना वो उस इंटेंशन से नहीं कर रहे हो जिस इंटेंशन से ओरिजिनल क्रिएटर ने वो चीज एनकोड की है। Which of the following statements are true regarding sub-contrary position? अगेन सब कॉन्ट्रेरी, देखो ए ई आई ओ यू तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ए ई आई ओ, ये अपना सब कॉन्ट्रेरी रहता है, आई और ओ वाला, ये सम
और ये सम नोट वाली स्टेटमेंट्स होती हैं। इफ वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स, नहीं, दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, हाँ, दोनों गलत नहीं हो सकते, ये बात ठीक है, ठीक है, साथ में गलत नहीं हो सकते। एक सही तो दूसरा फिर गलत, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी, बट अगर एक गलत है तो दूसरा सही होगा ही होगा। इफ वन इज फॉल्स द अदर मस्ट बी ट्रू, मैंने क्या बोला, ये दोनों साथ में गलत नहीं हो सकते, साथ में सही हो सकते हैं, एक गलत एक सही भी हो सकता है। सो एक सही, अदर मस्ट बी फॉल्स, जरूरी नहीं है। वन इज फॉल्स द अदर मस्ट बी ट्रू एंड दे बोथ कैन बी ट्रू, तो वो दोनों साथ में सही हो सकते हैं, गलत नहीं हो सकते। बी और डी तो रहेगा ही रहेगा, बी और डी रहेगा, तो अगर एक गलत है तो दूसरा सही होगा, एक सही है तो दूसरा, हाँ, एक गलत है तो दूसरा सही होगा जी, एक सही है तो जरूरी नहीं है दूसरा गलत हो, दूसरा सही भी हो सकता है। ओके, तो आंसर बी सी डी रहेगा हमारा। ओके, ये चीजें करवा रखी हैं, देखो कि किसको सब कॉन्ट्रेरी बोलते हैं, कॉन्ट्रेरी चीजें वगैरह वगैरह, वीआईपी क्लास में भी करवा रखे हैं। टोटल वैल्यू ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस, 20 के नोट हैं, 10 के, 5 के, 2 के, 1 का, 570 टोटल है इनका। इफ नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच डिनोमिनेशन इज सेम, तो नंबर ऑफ कॉइन्स सब में सेम है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, यानी सब में सेम है तो कि 20 के भी उतने ही है। इट्स लाइक अगर मैं बोल रही हूँ 10 नोट हैं तो वो 10 ही 20 के हैं, 10 10 के हैं, 10 5 के हैं, 10 2 के हैं, 10 1 का है, यानी कि 20x प्लस 10x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 1x इज इक्वल टू 570। x निकाल लो यहां से, तो वो डिनोमिनेशन आ जाएगी, और x ही अपना क्या है, 1 रुपए के नोट है, तो जो x आएगा वही अपना आंसर आ जाएगा। तो 20 और 10 30 और 5 35, 36 37 और एक 38, तो 38x इज इक्वल टू 570, x इज इक्वल टू 570 डिवाइड बाई 38, 19 9 दूनी 18 9 3 27, 19 3 57 होता है क्या, 9 3 27, 2 3 1 3 4, ठीक तो है। तो 19 दूनी 38, 19 3 57, 15 उत्तर आ जाएगा जी, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो फिर उल्टा, अगर आपको ये एक्स वाला आइडिया नहीं सूझता है तो, कि सबके वो तो सेम ही है ना, सारे नोट तो सेम ही है, तो अगर 10 का है, मान लो 10 10 10 नोट हैं, तो फिर आपको जोड़ना पड़ेगा कि 10 के हैं तो 200 ये हो गए, 10 के हैं तो 100 ये हो गए, 50 रुपए ये, 10 दूनी 20 और 10, क्या जोड़ के 570 आ रहा है, 5 और 2 7 और 1 8, 2 और 1 3, ये तो 380 आ रहा है, यानी 10 तो नहीं है, 10 से बड़ा है, तो आप रिवर्स में भी जाके सोल्व कर सकते हो। In the context of computer networking, which of the following best describe the transmission of message using packet switching? ठीक है, यानी आप छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन या मैसेज भेजना चाह रहे हो वो पैकेट्स में आपने बना दिया है, ठीक है। अब उन पैकेट्स को स्विच करना है, तो डाटा पैकेट्स मे फॉलो डिफरेंट रूट्स एंड मे अराइव एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है। डाटा पैकेट्स विल ऑलवेज फॉलो द सेम रूट, जब पैकेट्स अलग अलग हैं तो रूट भी तो अलग फॉलो कर सकते हैं ना, और जरूरी थोड़ी है सेम टाइम पे ही पहुंचे वो। ओके, डाटा पैकेट्स विल ऑलवेज फॉलो द सेम रूट बट कुड अराइव एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट ऑर्डर, या डाटा पैकेट्स में फॉलो डिफरेंट रूट बट वो सेम टाइम पे ही हमेशा पहुंचेंगे। ये ऑलवेज वर्ड जो है वो ही गड़बड़ कर रहा है आधे से ज्यादा में, तो ठीक है, ये देखो, तो आंसर अपना फर्स्ट रहेगा जी। डाटा पैकेट्स जो हैं वो अलग अलग रूट से भी जा सकते हैं और अलग अलग टाइम और अलग अलग ऑर्डर में भी पहुंच सकते हैं, तो आंसर आपका फर्स्ट रहेगा। व्हाट इज अ की प्रिंसिपल इन डिजाइनिंग ऑथेंटिक असेसमेंट? तो जब आप ऑथेंटिक असेसमेंट चाह रहे हो तो की प्रिंसिपल क्या ध्यान में रखोगे? यूज ओनली ट्रेडिशनल असेसमेंट, बिल्कुल नहीं, ठीक है। फोकसिंग ऑन असेसिंग ओनली बेसिक नॉलेज, नहीं। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट कर दिया आपने टास्क को टू इंश्योर फेयरनेस, या फिर इंटीग्रेट करो उसको रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में और टास्क में इनटू असेसमेंट, तो रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट वहां पे लेके आओ टास्क के साथ, ये बेटर ऑप्शन है। ओके, Which one of the following is not among 3 R's? A slogan, जो हम बोलते हैं ना, पहले आप जो है उसको रिड्यूस करो, फिर नहीं, पहले रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकिल करो। ओके, तो ये रिकवर नहीं होता जी ऑप्शन में 3 R के स्लोगन। ओके, अरे
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज फैलेशियस बिकॉज, तो फैलेसी है किस वजह से कि मिडल टर्म जो है वो नॉन एक्सक्लूसिव है। मिडल टर्म कौन सी होती है, यहाँ पे नोएबल होगी, यहाँ सब्सटेंस होगी, यहाँ प्रोड्यूस्ड होगी और यहाँ पे आपकी जो है वो नोएबल होगी। तो साउंड इटर्नल है बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, फायर कोल्ड है बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। अगर आपको हेतुआभास याद होगा, थोड़ा बहुत भी एक टेबल बनवाई थी शॉर्ट नोट के लिए, वो याद होगी तो आप सोल्व कर लेंगे। तो देखो ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। तो नोएबल टर्म तो यहां भी है, लेकिन यहां पे वो टू वाइड की तरीके से है कि वो बहुत ब्रॉड टर्म दे रखी है। तो आंसर आपका फर्स्ट रहेगा, ये देखो नॉन एक्सक्लूसिव, मिडल टर्म नॉन एक्सक्लूसिव, ये ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन में है कि माइनर टर्म ऑल इंक्लूसिव है। तो आंसर अपना ये ऑल थिंग्स आर, ये वाला एग्जाम्पल है। और कमाल की बात ये हेतुआभास में यही सेम एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट इतने तो समझ के कर सकते हो। ये वीआईपी क्लास में भी अच्छे से समझा दिया था। तो यहाँ पे जो हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल, तो ये मिडल टर्म टू वाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये माइनर टर्म ऑल इंक्लूसिव है वो चीज एप्लीकेबल नहीं हो रही, तो वो यहाँ पे है, ठीक है जी। तो फैलिसी ये वाला आंसर आएगा, ऑल थिंग्स वाला। देन है आपके कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन को पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, आंसर करके देखिए कि आपको पढ़ के क्या समझ आता है। जैसे भी आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो वो पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में वो स्टोरी घूमने लग जानी चाहिए कि इस पैराग्राफ का जिस्ट क्या है। अगर वो समझ आ गया तो आप आराम से आंसर कर लोगे। हाउ डू रिलीजियस, ये बेसिकली जापान से रिलेटेड है। जापान में रिलीजन को साथ में लेके, रिलीजियस रिचुअल्स को साथ में डेली लाइफ में इनग्रेन करके प्रैक्टिस में लाने की बात की जा रही है। तो वही है कि यहाँ पे जो है बिजनेस भी अगर आप कर रहे हो तो भी एटिकेट, स्टाइल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन रिजल्ट। ओके, तो हाउ डू रिलीजियस रिचुअल्स इन्फ्लुएंस बिजनेस प्रैक्टिसेस इन मॉडर्न जापान। ठीक है, तो रिजल्ट्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, प्रोसेस के द्वारा नहीं। प्रोसेस के मतलब हम प्रोसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। गोल ओरिएंटेड होती हैं चीजें बट सिर्फ गोल पे फोकस नहीं है। ओके, सो ये आ जाएगा जी। एंड रिजल्ट से बेटर है कि सिविलियरिटी ये आप में हो, एटिकेट्स हो और स्टाइल या प्रोसेस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। रोल ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स इन ह्यूमन लाइफ, तो रोल क्या रहेगा इसके हिसाब से, तो ये ओनली ड्यूरिंग रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, बिजी रखते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं हमारी लाइफ को, या डिस्ट्रैक्ट करते हैं, गोल्स को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करते, इररेलेवेंट भी नहीं है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी वो हमें बिजी और स्ट्रक्चर्ड रखते हैं। मेन रिलीजन ऑफ जापान एम्फेसाइज द फॉलोइंग, तो मेन रिलीजन किस पे फॉलो वो करता है, वो एब्सोल्यूट रूल्स पे। ठीक है, ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट रूल्स की बजाय ये देखो, ऑल रिलीजन्स इन विच रिचुअल इज मोर इंपॉर्टेंट देन एब्सोल्यूट रूल, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हाउ डू रिलीजियस रिचुअल्स हेल्प अस व्हेन इट कम्स टू अचीविंग अ बिग गोल, तो बिग गोल को अचीव करने के लिए कैसे ये हेल्प करेंगे हमारी रिलीजियस रिचुअल्स जो है, कंडीशन अस टू फील मोर स्ट्रेस्ड। Religious rituals provide clear rules and sub steps to achieve the goal, eliminate the needs for goal and make us prone to overlook goal, तो ना हम overlook करते ना हम eliminate करते। ये clear rules जो हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगे, देखो सब steps जो हैं वो हमें पता चल जाएंगे, सेकंड ऑप्शन रहेगा, ना ही ये हमें ज्यादा स्ट्रेस्ड फील कराएंगे। What is easier to achieve in a ritualistic workplace than in a goal driven workplace, तो एक रिचुअल को फॉलो करते हुए वर्कप्लेस है और एक सिर्फ गोल के ऊपर फोकस करते हुए है। तो यहाँ पे easier क्या रहेगा, easier to achieve इन, यानी आप क्या चीज जो है वो रिचुअलिस्टिक वर्कप्लेस में इजीली जो है वो अटेन कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो वो जो है आप ये स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ फ्लो जो है वो आप बेटर तरीके से यहां कर पाएंगे, ना कि फाइनेंशियल सक्सेस या स्ट्रेस या वेग गोल्स। ओके, ये हो गए जी आपके 50 क्वेश्चन। आपकी 66th क्लास जो है वो यहाँ समाप्त होती है। आई होप आपको इन क्वेश्चन से हेल्प हो रही हो, ये PYQ सोल्व करके आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हो, समझ आ रही हूँ। फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई ना कोई स्टूडेंट या मैं, कोई तो जब भी देखेगा तब जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, and be consistent in your efforts because consistency is the key to success. Take care. See you in next class.